नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख है 15 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीज फायर में तुर्की ने एक ऐसा कांड किया जिसके बाद इजराइल पूरी तरीके से चिढ़ गया है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम में तुर्की इजराइल के खिलाफ कुछ ऐसा बोल देगा या फिर कुछ ऐसा कांड कर देगा कि इजराइल और तुर्की के बीच जंग शुरू हो सकती है। और साथ ही सीज फायर को लेकर हमास ने एक ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद अब सीज फायर नहीं बचेगा, इस बात के चांसेस बढ़ गए हैं। क्यों? आप डिटेल में वीडियो देखिए, आपको लास्ट तक पता चलेगा। और साथ ही इसमें पाकिस्तान के जो सूरत हाल हैं वो सूरत हाल गृह युद्ध की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई, कई सारे ऐसे वीडियोस निकल के सामने आए जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस समय वो बद से बदतर है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही इजराइल के खिलाफ इस समय पूरी दुनिया में कैसे कंधा से कंधा मिला के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे लोग फिलिस्तीन के हक में खड़े हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की, पिछले कई दिनों से मैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा था, ट्विटर को देख रहा था, अलग अलग और जगहों को देख रहा था, तो एक बड़ा तबका जो इजराइल के पक्ष में भी आज खड़ा है। ऐसा नहीं कि हर आदमी फिलिस्तीन के लिए ही खड़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई वो इजराइल के लिए मरने कटने को तैयार है, अपने ही देश में तैयार है। तो मैं पूछता हूं, इस वजह से भी आप लोगों से पूछता हूं कि भाई देखूं तो कि कौन इजराइल के पक्ष में खड़ा है और कौन फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अजीबोगरीब खबर निकल के सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब पहुंच गए मिस्र, वहां पे इन्होंने बातचीत की और बाकायदा एक साइन किया हुआ पेपर लोगों को दिखाया और कहा कि देखो गजा की जंग रुक गई और अब गजा में अमन चैन होगा। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात बोली है जिसके बाद अब टेंशन बढ़ती चली जा रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पहला फेज आज और अभी खत्म हुआ। पहला फेज का मतलब क्या कि जितने फिलिस्तीनी इजराइल के कैद में हैं उनको छोड़ने का काम इजराइल करेगा, जितने इजरायली हमास के चंगुल में हैं उनको छोड़ने का काम हमास करेगा। और यह काम जैसे ही हो जाएगा उसी के जस्ट बाद पहला फेज खत्म। अब खत्म तो हो गया, लेकिन आगे क्या? तो आगे अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब दूसरा फेज चालू। दूसरा फेज का मतलब क्या? दूसरा फेज का मतलब यह है कि गजा को पूरा डिसआर्म किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होगा जिसके हाथों में हथियार हो। वहां पे कोई भी आर्मी नहीं होगी, कोई भी सेना नहीं होगी। वहां शुरू में कोई चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा भी तो उसमें कोई हमास या फिर रेजिस्टेंस फोर्सेस का कोई भी बंदा नहीं होगा जो चुनाव लड़ सके। ऐसे हाल में कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाया जा रहा है कि इस पे अब बवाल मचेगा। क्यों? क्या हमास हथियार छोड़ देगा? क्या जितने रेजिस्टेंस फोर्सेस है वो हथियार छोड़ देंगे? क्या वहां पे चुनाव ना हो के, वहां पे आर्मी ना हो के गजा को यूं ही छोड़ दिया जाएगा? इन चीजों पे बवाल होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कहा कि भाई अब सेकंड फेज शुरू हो गया, लोगों का जो ध्यान है सीधा जाके इसमें फिर गजा पे अटक गया कि भाई गजा में क्या सच में सीज फायर जो हुआ है ये लंबा चल भी पाएगा। चूंकि खबरें ये दावा कर रही है कि हमास ने साफ तौर पे कहा है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई नाराज रहे। अच्छा, इधर इजराइल का जो मकसद था वो पूरा हो गया। इजराइल अपने लोगों को छुड़ा चुका है। इजराइल अपने लोगों को छुड़ाने के बाद अब उसकी कोई गरज नहीं अटकी है। तो ऐसे हाल में साफ लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि आज भले ही पूरी दुनिया फिलिस्तीन की तरफ आंख उठा के देख रही है, इस वजह से थोड़ा सा जो इजराइल है वो दब रहा, डर रहा। लेकिन अगर दुनिया की जो आंखें हैं वो फिलिस्तीन की तरफ से हट के कहीं और हुई, अच्छा वो आंखें कैसे हट के होंगी वो भी आपको समझा देता हूं डिटेल में। तब फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल का हमला फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह होगी कि वैसे टाइम में कोई भी फिलिस्तीन की तरफ देखने वाला नहीं होगा। कैसे होगा ये सब अब आपको डिटेल में समझाता हूं। आप एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे सीज फायर के बारे में बातचीत शुरू हुई, अचानक से अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। अब आपको लगेगा कि इससे और इसमें क्या रिलेशन, समझाता हूं, 2 मिनट दीजिए। जैसे सीज फायर के बारे में बातचीत हुई, सबसे पहले पाकिस्तान हमला करता है अफगानिस्तान के ऊपर। इसी के जस्ट बाद जिस दिन बंधकों का आदान प्रदान होना था उसी दिन अफगानिस्तान ने पलटवार कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। इसी के बाद फुल स्केल वार जैसी सिचुएशन आ गई थी। वो तो बीच में सऊदी अरब, ईरान और तमाम देश पड़ गए, जिसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। नहीं तो ये लड़ाई और लंबी खिंच सकती थी।
अब ऐसे टाइम पे जितने न्यूज़ चैनल थे उस टाइम मैंने देखा, तमाम न्यूज़ चैनलों पे बड़ी बड़ी हेडिंग्स यही चल रही थी कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़ गया। और उस दिन मैंने देखा कि ज़्यादातर जो चैनल थे वो सीज फायर और हॉस्टेजेस की जो डील थी उसकी खबरें कम बता रहे थे, और इधर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी उसकी खबरें ज़्यादा बता रहे थे। तो क्या इस चीज़ में एक कॉमन कनेक्शन नहीं हो सकता कि अचानक से आसिम मुनीर, अचानक से शहबाज शरीफ पहुंच जाते डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, 10 ही दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप के मिलने के बाद फौरन सीज फायर का फरमान आता है और उसी टाइम पे पाकिस्तान हमला कर देता अफगानिस्तान पे। तो ये चीज़ें कहीं अमेरिका के इशारे पे तो नहीं होती कि भाई एक काम करो, यहाँ तुम थोड़ा सा प्रेशर बनाओ, यहाँ तुम थोड़ा सा जंग जैसी सिचुएशन लाओ, पूरी दुनिया की जो नज़र है उधर हो जाए तो इधर हम अपना काम कर सकते हैं। भले ही ये बात आपको आज मेरी बचकानी लगे, लेकिन थोड़ा सा इस एंगल पे अगर आप ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा कि अमेरिका अपने फायदे के लिए कहीं भी जंग शुरू कर सकता है। आज इसी बात को लेकर चाइना ने एक बड़ी बात बोली। चाइना ने कहा कि देखो अगर लड़ना है, क्योंकि चाइना पे ये लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, लगातार ये टैरिफ लगा रहे हैं, तो उस पर चाइना ने साफ तौर पर कहा कि देखो भाई अगर लड़ना है तो साफ तौर पर आके लड़ ही लो, आर पार का फैसला कर लो। ये बार बार जो तुम नौटंकी करते हो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और एक चीज याद रखना, अमेरिका वाले भाई साहब यानी डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि एक चीज याद रखना, बातचीत अगर करनी है तो धमकी देना छोड़ दो, धमकी देनी है तो आओ फुल स्केल लड़ाई लड़ लो। ये ऑफिशियल बयान चाइना का निकल के सामने आया डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि या तो तुम धमकी दे दो या तो तुम बातचीत कर लो, बीच का कोई ये गोल गोल वाला रास्ता नहीं अपना। अब ये बात साफ है कि चाइना को भी पीछे हटाने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने बड़ा गेम खेला था। तो इधर फिलिस्तीन के लिए भी अमेरिका और इजराइल बड़ा गेम खेल सकते हैं, और इस बात पे आपको पूरा एतबार करना होगा, नहीं तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। खैर, इस समय जिस हिसाब से इजराइल की बेइज्जती हो रही है वो बेइज्जती भी देखने लायक है। कैसे, वो भी आपको बताता हूँ। दरअसल सबसे पहले तुर्की ने बड़ा खेल खेल दिया। तुर्की आने वाला था मिस्र में, जहां पे सीज फायर के बारे में बातचीत हो रही। साफ तौर पे एर्दोगान ने कहा कि अगर इजराइल आएगा तो हम नहीं आएंगे। नेतन्याहू आना चाहते थे, नेतन्याहू की बातचीत हो गई थी, नेतन्याहू की फ्लाइट भी हो गई थी, नेतन्याहू का वीजा भी अप्रूवल हो गया था, लेकिन अचानक से तुर्की ने कहा कि जहां नेतन्याहू वहां हम नहीं आएंगे, और अगर हम नहीं आएंगे तो फिर सीज फायर नहीं हो पाएगा, चूंकि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये बात जैसे ही तुर्की ने बोली फौरन फोन गया नेतन्याहू के पास। नेतन्याहू से कहा गया कि यार देखो अभी अपनी गर्ज है, मत आओ। इसके बाद नेतन्याहू नहीं आता, उसके जस्ट बाद एर्दोगान आते हैं। आने के बाद सीज फायर हुआ, वो तमाम जो चीज़ें आपने देखी वो अलग अलग चैनलों पे आप सुन रहे हैं, तो मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। लेकिन इसी के जस्ट बाद दो बड़ी खबरें आप सुनिए। जैसे इधर ये तमाम चीज़ें हुई, अचानक से इंडोनेशिया की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आया कि जो जिम्नास्टिक का एक टेस्ट होना है, जो एक खेल होना है इंडोनेशिया के अंदर, उसमें किसी भी इजरायली खिलाड़ी का वीजा अप्रूव नहीं होगा, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई नाराज रहे। यह साफ तौर पे कह दिया गया। इसी के जस्ट बाद अब आप सुनिए, इतनी बातें जैसे साफ तौर पे की गई, इसी के जस्ट बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि अच्छा सुनो, मैं तो तुमको नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे देश आना चाहता हूं, एक काम करो मेरा वीजा अप्रूव करो। तो मजबूरी ऐसी है कि इजराइल ने सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का वीजा अप्रूव किया, और अब इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है एक तरफ इजराइल के खिलाड़ियों को रोक रहे हैं और दूसरी तरफ खुद इजराइल की तरफ आ रहे हैं। तो ये इजराइल की बड़ी डिफीट है। दूसरी खबर आप सुनिए, इटली के अंदर इतना बड़ा बवाल चल रहा है कि इटली के अंदर एक फुटबॉल मैच होना है। इस मैच में इजराइल के भी खिलाड़ी आएंगे और इसमें इटली के भी होंगे, अलग अलग और देशों के होंगे। अब उसको लेके इस कदर प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई कैसे तुमने बुला लिया। आप एक काम कीजिए, उस प्रोटेस्ट का पहले फुल स्केल वीडियो देखिए। Stop genocidio in Palestina, questa partita è una vergogna. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine.
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इटली के अंदर भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और कहीं न कहीं जॉर्जिया मेलोनी की जो सरकार है उसको भी उखाड़ फेंकने की कोशिश हो रही है। अब आलम ऐसा है कि प्रोटेस्ट है तो उससे निपटने के लिए तमाम तरीके की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिचुएशन बद से बदतर है। खैर सिचुएशन बद से बदतर है, इस बात से याद आया कि पाकिस्तान से 2-3 बहुत बड़ी अपडेट आई है। पाकिस्तान में इस समय हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान अपनी अंदर की लड़ाइयों से खोखला होता चला जा रहा, टूटता चला जा रहा। कैसे, अब आपको समझाता हूं। पहला तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान वालों ने जो कुछ किया था उसके बाद बलूच इनसे अच्छे खासे नाराज हैं और इनकी हरकतों की वजह से। कैसे, वो आप समझिए। बलूचिस्तान में पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितना पैसा, जितनी चीज़ें बलूचिस्तान कमा के पाकिस्तान को देता है उतनी चीज़ें कोई और राज्य नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ पाकिस्तान सौतेला व्यवहार करता है और इस कदर सौतेला व्यवहार करता है कि उनको लगने लगा कि भाई हम तो अलग हैं, हम बलूच हैं और हम बलूच हैं इस वजह से हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ कि जब इतिहास उठा के देखा गया तो पता चला कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के अंदर आता ही नहीं था। पाकिस्तान ने उस पर आर्मी से चढ़ाई करके कब्जा किया था। ये चीज़ हो गई। तो एक तरफ उनके साथ सौतेला व्यवहार करना, दूसरी तरफ जबरदस्ती पाकिस्तान का बलूचिस्तान पे कब्जा करना। कहीं न कहीं जो BLO है यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसके अंदर आग भड़का चुका है और अब बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो लगातार पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को मारने के लिए अलग अलग जगहों पे अटैक करती रही है। बीच में एक जाफर एक्सप्रेस को भी हाईजैक कर लिया था। इसके बाद मैंने आपको खबरें डिटेल में बताई थी कि कैसे पाकिस्तानी सैनिक मरे थे, क्या कुछ हुआ था। अब इसी बीच एक नया ग्रुप शामिल हो गया, TLP, तहरीके तालिबान। इस ग्रुप का कहना है कि भाई अमेरिका ने गाजा के खिलाफ जाके कैसे सीज फायर कर लिया और उसमें पाकिस्तान ने कैसे कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े। ध्यान से चीजें जब आप रिलेट करेंगे, अभी 4 मिनट पहले जो मैं बता रहा था कि कई सारी चीजें पाकिस्तान ने अमेरिका के बोलने पे की, तो जब आप इस चीज को अब ध्यान से देखें कि तहरीके तालिबान जो है वो लगातार भड़का हुआ है। उसने कहा कि भाई अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने हमें यहाँ कैसे मिला, कैसे सपोर्ट किया। अब इसको लेके भी उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पे हमला किया और 13-14 सैनिकों को मार दिया और मारने के बाद ये लोग भाग गए अफगानिस्तान। अब जैसे अफगानिस्तान भागे तो पाकिस्तान के ऊपर तो अमेरिका का हाथ था। अब इनको लगा कि चलो अफगानिस्तान पे हमला कर दें, अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, इधर सऊदी से हमारी डिफेंस डील है। तो इन्होंने क्या किया कि उठा के मार दिया मिसाइल काबुल पे। अब जैसे काबुल पे मिसाइल मारी उसके बाद काबुल से पलट के वार हो गया। तो काबुल से लड़ाई, इधर TLP की लड़ाई, इधर BLO की लड़ाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तोड़ रही है। और रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो सड़कों पे आ रही है और अलग अलग जगहों पे दौड़ा के गोली मारी जा रही है। आप एक काम कीजिए, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, पहले आप वीडियो देखिए सबूत के तौर पे। साथ ही अगले वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक शख्स पाकिस्तान की आर्मी के जो चीफ है, देखिए आदमी अपने राजनेता से, अपने प्रधानमंत्री से प्यार करे ना करे, अपनी सेना से जरूर करता है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी अपने ही सेना के प्रमुख यानी जो आगे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर हैं, उनके बारे में क्या कुछ कह रहा, पहले आप सुन लीजिए। आसिफ मुनीर, हम इसी तरह आसिफ मुनीर, हम इसी तरह तेरा GHQ चलाएंगे, सुन ले फतवे चलाएंगे। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक आदमी सीना ठोक के कह रहा है कि आसिफ मुनीर तेरा भी घर इसी हिसाब से जलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हालात है वो बद से बदतर है। कहीं किसी को खोज के गोली मारी जा रही, कहीं अफगानिस्तान के ऊपर हमला करके अपने ही सैनिकों की बलि चढ़ा दी पाकिस्तान ने, और साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो लगातार इनको परेशान कर रही है और ये कई सालों से BLO से परेशान है और इसका कोई सोल्यूशन इनके पास नहीं है, चूंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं इनके ऊपर भड़के हैं और उनका मानना है कि एनी हाउ यहां से अलग हो जाओ। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही, लेकिन अब आपको 2-3 पॉजिटिव खबरें दे देता हूं। आज गाजा को लेके पूरी दुनिया में इस कदर लोग खुश हैं, गाजा को लेके लोग इस कदर, एक चीज जानिए, एक कहावत है
कि शुरुआत में जब दीपक जलता है तो चंद मीटर तक दिखता है, लेकिन जब पूरी रात जलने लगे तो कम से कम 5 किलोमीटर दूर से आप देख सकते हैं कि वहाँ कोई दीपक जल रहा। तो सेम सिचुएशन है आज गाजा के जो लोग हैं, गाजा की जो धरती है, इजराइल की गोलीबारी की आग में तप के सोना बन के निकली है। आज देखिए एक देश है ब्रुसेला में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के हक में कैसे प्रोटेस्ट हो रहा, आप उसका वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग आज इजराइल के खिलाफ जाके फिलिस्तीन के हक में खड़े हो रहे हैं। खैर, ये तमाम चीजें तो एक अपडेट थी, एक खबर थी, लेकिन दीपावली आ रही है और इस अवसर पे बहुत सारे हिंदू भाई मुझे देखते हैं, बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के घर में भी मिठाइयाँ बनती हैं, क्योंकि भारत में कभी त्योहारों पे भेद हुआ ही नहीं है। बकरा ईद पे मैं जाता हूँ खाने, ईद पे मैं सेवैया खाने जाता हूँ, तो मेरे भी मुसलमान दोस्त आते हैं दीपावली पे मिठाइयाँ खाने। लेकिन आज एक अपडेट आपको दे रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर और नोएडा के आसपास का एक वीडियो है जिसमें कई क्विंटल नकली पनीर से मिठाइयाँ और बाकी चीज़ें बनाई जा रही थी। उस पर रेड पड़ी। रेड पड़ने के बाद वहाँ से इन चीज़ों को कैसे निकाल के फेंका जा रहा, पहले आप देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि नोएडा के अंदर कैसे लगातार नकली पनीर सप्लाई देके लोगों की जिंदगी को दांव पे लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसे मामलों पे भी सरकार खामोश है। ठीक उसी तरीके से खामोश है जिस हिसाब से आज जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा। देखिए, अब खबरें थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक लय होता बताने का। आज जेलेंस्की ने साफ तौर पे कहा है कि भाई जिस हिसाब से गाजा में सीज फायर हो रहा, जिस हिसाब से गाजा में चीजें बड़ी स्मूथली होती चली जा रही, हमें उम्मीद है यार कि हमारा भी कोई सीज फायर करवा दो। अच्छा, एक बात बताओ जेलेंस्की, क्या लड़ने से पहले, भिड़ने से पहले तुमने सोचा नहीं था कि किससे लड़ रहे हो? रशिया है यार, वो रूस, 5000 न्यूक्लियर बम जिसके पास हो, तुम उससे किसके दम पे भिड़ने चले गए? तुम्हें लगा कि अमेरिका हमको पैसे देगा, अमेरिका हमको हथियार देगा, तो एक काम करते चलते भिड़ लेते हैं। भाई दूसरे की लाठी पे कभी लड़ाई मत करना। यहां से भी एक चीज समझ में आती है कि दूसरे की लाठी पे कभी लड़ाई मत करना। आज जेलेंस्की पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है कि भाई सीज फायर करवा दो यार, और कोई भी ऐसा नहीं है जो आज जेलेंस्की के लिए सीज फायर करवाने को तैयार हो, क्योंकि सबको पता है कि यार ये जोकर आदमी है। एक काम करो, मर्दों की तरह रहो, तभी तुम्हारा फायदा है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और आजकल मैंने एक नया तरीका थोड़ा सा निकाला है कि यार पहले मैं खबरें पढ़ता था, लेकिन अब सोचता हूँ कि खबरों को एनालाइज करके उस भाषा में आपके सामने रखूं कि पक्ष, विपक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया, बाकी जो एक जेस्चर होता है, वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मुझे खुल के सुनना चाहते हैं। तो आपको मेरा ये तरीका कैसे लगता है कमेंट करके ये भी बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बस न्यूज़ के फॉर्म में पढ़ूं तो ऐसे ही पढ़ सकता हूँ। अच्छा, अगर आप बातचीत के फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। बाकी अगली वीडियो में जैसा आप कहेंगे मैं सुधार करके आपके सामने लाऊंगा। अगर ये तरीका पसंद है तो ऐसे ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला की हिफाजत करे।